बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स को हमारे चैनल पर खुशामदीद। आज हम मेजर क्रॉस मैच करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम पेशेंट का सैंपल लेंगे ताकि उसको हम वहाँ पे अच्छी तरह से क्लॉट कर सकें। और डोनर का सैंपल ऑलरेडी मैं यहाँ पे ले चुका हूँ। डोनर का सैंपल इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के उसमें EDTA को शामिल करेंगे। मटेरियल में हमें यहाँ पे ग्लास स्लाइड की भी ज़रूरत पेश आ सकती है माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, और टूथपिक्स की भी ज़रूरत होगी, एंटी सीरास की ज़रूरत होगी ताकि पेशेंट और डोनर दोनों के ब्लड ग्रुप को कंफर्म किया जा सके। यहाँ पे कूम सीरम हमें चाहिए ताकि हम वहाँ पे कोल्ड और हार्ट जो वहाँ पे एंटीबॉडीज़ हैं उनको भी डिटेक्ट किया जा सके। उसके अलावा टेस्ट ट्यूब्स चाहिए, टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए, साइंटिफिक मशीन चाहिए और नॉर्मल सलाइन चाहिए। यहाँ पे हम पिपेट्स की मदद से हम वहाँ से या पास्टर पिपेट की मदद से हम वहाँ से 10% का सेलवार सस्पेंशन भी चूँकि हम बनाएंगे, तो यहाँ पे हमें 1 ml की पिपेट और 2 ml की पिपेट भी दरकार होगी। ठीक है जी, तो 10% का हम वहाँ पे उसमें रेड सेल सस्पेंशन भी बनाएंगे। ठीक है जी, याद रखें जो नॉर्मल सलाइन है 0.09%, बेसिकली इसकी ऑस्मोलैरिटी जो सेम बॉडी में ब्लड की होती है वही है, इस वजह से ये ब्लड को RBCs को आपस में जुड़ने नहीं देता है, लिहाजा इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको आइसोटोनिक सोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है जी, ये देखें अभी मैंने ये जो डोनर का सैंपल है उसको मैंने यहाँ पे बैलेंस कर लिया है। बैलेंस करने के बाद अब हम इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेंट्रीफ्यूज करेंगे और यहाँ से इसके जो RBCs है उसको कलेक्ट करके यहाँ पे सेलवार सस्पेंशन बनाएंगे जी। तब तक आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं ब्लड बैंकिंग के हवाले से। तो जो शख्स किसी मरीज़ को ब्लड दे रहा होता है, डोनेट कर रहा होता है, उसको डोनर कहा जाता है, जबकि जो जिसको लगाया जा रहा होता है और वो जो ब्लड को रिसीव कर रहा होता है उसको रेसिपिएंट कहा जाता है। ब्लड सैंपल लेने के लिए ब्लड कलेक्शन ट्रे की ज़रूरत पेश आती है। एंटीकोगुलेंट वाला सैंपल हमें डोनर का चाहिए होता है, तो उसमें हम एंटीकोगुलेंट को शामिल कर सकते हैं। आजकल वायल्स भी मौजूद हैं, अवेलेबल है मार्केट के अंदर, वैक्यूम वायल EDTA वाली, उसमें भी आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। जी यहाँ पे मैंने डोनर का जो ब्लड सैंपल है उसको मैंने सेंट्रीफ्यूज कर लिया है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप देख रहे हैं इसको मैंने यहाँ टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रखता हूँ, और रखने के बाद अब यहाँ पे हमें जी हम बात करते हैं क्रॉस मैच की। तो ऐसा टेस्ट जिसमें डोनर और रिसिपिएंट के खून को मुख्तलिफ टेम्परेचर और मुख्तलिफ औकात में मिलाने से कोई रिएक्शन ज़ाहिर ना हो, मुख्तलिफ तरीक़ों से डोनर और रिसिपिएंट के एंटीजन और एंटीबॉडीज़ को मुख्तलिफ टेम्परेचर और मुख्तलिफ औकात में मिलाने से कोई किसी किस्म की वहाँ पे रिएक्शन नज़र ना आए, तो उसको हम ब्लड कंपैटिबल कहते हैं। और इस टेस्ट को कंपैटिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। ठीक है जी, जबकि इसका उर्फ़ आम है, यानी दूसरा नाम इसका क्रॉस मैच है। ठीक है जी, तो ये क्रॉस मैच डोनर और रेसिपिएंट के खून में किसी किस्म की गलती या किसी किस्म का रिएक्शन को दरियाफ्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है जी, इसी तरह से लेबलिंग और रिकॉर्ड कीपिंग के दौरान भी वहाँ पे गलती हो सकती है, उसको भी वहाँ पे हम देख सकते हैं। यानी अगर ब्लड ग्रुप वगैरह गलत हुआ तो वो भी वहाँ पे उसको हम उसको तलाश कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं। इस तरह जब डोनर और रेसिपिएंट के एंटीजन और एंटीबॉडीज़ को मिलाया जाए तो इस वक्त फिटल एंटीबॉडीज़ नुकसानदेह उनको भी मालूम किया जा सकता है। ठीक है जी, कि अगर ब्लड लगाने से किसी किस्म का रिएक्शन होगा तो उसको भी हम वहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे किसी किस्म का रिएक्शन का चांस तो नहीं है। जी अभी आप ये देखें मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली प्योरली जो डोनर है उसके सेंट्रीफ्यूज करने के बाद RBCs को यहाँ से कलेक्ट कर लिया है, और नॉर्मल सलाइन को मैंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया है, और ये यहाँ से इसको डोनर के एग्जैक्टली जो RBCs हैं उसको मैं यहाँ से कलेक्ट करके यहाँ मैं 10% का जो इसका सेलवार सस्पेंशन है उसको बनाएंगे ताकि यहाँ पे सेल्स जो हैं उसको नॉर्मल सलाइन में हम
3 टाइम उसको वॉश करेंगे तो वॉश करने से वॉश ब्रेड सेल्स हमें अवेलेबल हो जाएंगे और फिर वहाँ से हम उसको नेक्स्ट प्रोसेस उसमें करेंगे। अब प्रोसेस कौन सा वहाँ से हम कर सकते हैं आरबीसी के साथ, डोनर के आरबीसीज के साथ, उस पर बात करते हैं। आपको बताते हैं कि क्रॉस मैचिंग बेसिकली 2 तरीक़ों से की जाती है। एक को हम माइनर क्रॉस मैचिंग कहते हैं और दूसरे को हम मेजर क्रॉस मैचिंग कहते हैं। माइनर क्रॉस मैचिंग जो है उसके अंदर हम जो डोनर की एंटीबॉडीज़ हैं, यानी डोनर का जो सीरम है वो हम कलेक्ट करते हैं और रिसिपिएंट के जो आरबीसीज हैं उसको हम उसका सेल वाइज सस्पेंशन बना के, अभी हम डोनर के बना रहे हैं तो वहाँ पेशेंट के बनाएंगे। तो इस तरह से वहाँ से हम उसके अंदर यानी दोनों को मिला के वहाँ पे हम उसकी एग्लूटिनेशन देखेंगे। वाकई अगर वहाँ पे किसी किस्म का रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम नॉन कंपैटिबल, और अगर रिएक्शन ना हो रहा हो तो उसको कंपैटिबिलिटी टेस्ट करेंगे। तो ये ज़्यादातर इमरजेंसी की सूरत में इख्तियार किया जाता है, लेकिन लैब के अंदर ये अभी हम जो परफॉर्म करने जा रहे हैं, चूँकि हमने डोनर के आरबीसीज लिए हैं तो डेफिनेट बात है कि ये मेजर क्रॉस मैच है। तो मेजर क्रॉस मैच जो होता है इसमें डोनर के जो एंटीजन हैं, यानी बतौर एंटीजन आरबीसीज, और रिसिपिएंट की जो एंटीबॉडीज़ हैं यानी उसका जो सीरम है हम उसको लेते हैं। सबसे पहले सैंपल लेने के बाद मैंने आपको बताया कि पेशेंट का सीरम पहले लेके उसको रख चुके हैं ताकि वो वहाँ पे क्लाट हो सके और उसमें से सीरम जो है वो बआसानी निकल आए। तब तक हमने एंटीकोवलेंट डाल के तो जो डोनर है उसके ब्लड को हमने प्रोसेस में डाल दिया। अब वहाँ से हमने उसको उसके एग्जैक्टली जो आरबीसीज हैं उसको मैंने यहाँ पे ले लिया है। यहाँ मैंने 10% का मैंने नॉर्मल सलाइन में सस्पेंशन बनाया है। फर्स्ट टाइम मैंने इसको अच्छी तरह से हाई स्पीड के ऊपर सेंट्रीफ्यूज किया। अब इसका मैं यहाँ से स्पन्नट गिरा रहा हूँ ताकि इस ब्लड में आरबीसीज के साथ जो यहाँ पे एंटीबॉडीज़ आ चुकी थी डोनर की वो वहाँ पे नॉर्मल सलाइन से वॉश हो जाए। अब सेकंड टाइम मज़ीद दोबारा से इसमें नॉर्मल सलाइन डाल के 10% का सेलवा सस्पेंशन बना के ये हम 3 दफ़ा दोहराएंगे और दोहराने के बाद अब हमें 5 टेस्ट ट्यूब्स दरकार होंगी जिनको हम लेबल करेंगे। एक को हम कूम्स टेस्ट के नाम से लेबल करेंगे सी के साथ, दूसरे को हम एल्ब्यूमिन ए के नाम से हम कर सकते हैं, उसमें बॉयल एल्ब्यूमिन डालेंगे। एक को हम आरटी यानी रूम टेम्परेचर और एक को एफ से यानी रेफ्रिजरेटर के नाम से हम उसको करेंगे, जबकि सी नाम से एक टेस्ट ट्यूब को हम कंट्रोल के नाम से सी लेबल करेंगे। लेबल करने के बाद हम वहाँ पे आपको बता दें कि उसमें कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ हम जो उसका सलवार सस्पेंशन है उसके 2 ड्रॉप तमाम ट्यूबों में डालेंगे और कूम सीरम के सिर्फ 2 ड्रॉप सी में डालेंगे, जबकि एल्ब्यूमिन वाली जो ट्यूब है उसमें सिर्फ बॉयन एल्ब्यूमिन डाल देंगे। और उसके बाद कूम्स जो टेस्ट है वहाँ पे हम कूम्स ऑलरेडी उसमें डाल के तो वहाँ पे हम पेशेंट का सीरम भी उसमें शामिल करेंगे आरबीसीज के साथ। जबकि इसी तरह से कूम्स वाली ट्यूब की तरह हम एक ट्यूब को बॉयल एल्ब्यूमिन और कूम्स सीरम दोनों डाल के उसमें सीरम और सेल वाइज सस्पेंशन भी शामिल करेंगे, उसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे और दूसरी जो हमने वहाँ पे आरटी वाली जो ट्यूब है उसको रूम टेम्परेचर पर रख देंगे ताकि हम वहाँ से कोल्ड एंड हार्ड एंटीबॉडीज़ भी देख सकें, डिटेक्ट कर सकें कि वहाँ उनमें रिएक्शन तो नहीं है जी। वहाँ पे उसको जब हम बॉयल एल्ब्यूमिन 22.5% होती है, इसके जब हमने उसको भी शामिल कर दिया और कूम्स को भी वहाँ पे हमने शामिल कर दिया है, तो इसको शामिल करने के बाद अब हम इसको यहाँ से ये देख रहे हैं कि क्या इनमें कोई एग्लूटिनेशन हो रही है। यहाँ पे कंट्रोल एल्ब्यूमिन और कूम्स वाली ट्यूब्स मेरे हाथ में है, ये अभी मैं यहाँ से इनको देख रहा हूँ, जबकि रेफ्रिजरेटर और रूम टेम्परेचर वाली को हम रख चुके हैं, उसको उसमें भी हम एग्लूटिनेशन को चेक कर लेंगे। ठीक है जी। अगर पांचों ट्यूबों के अंदर हमें यहाँ पे एग्लूटिनेशन नज़र आती है तो क्रॉस मैच जो है वो इनकम्पैटिबल किसी एक में भी होगा तो इनकम्पैटिबल हो सकता है। यानी अगर कोल्ड में होगा, रूम टेम्परेचर पे होगा तो भी उसको हम कहेंगे कि ये इनकम्पैटिबल है। अगर रेफ्रिजरेटर वाली में होगा तो उसको भी हम कहेंगे कि ये यहाँ पे इनकम्पैटिबल है।
तो पांचों ट्यूबों में किसी किस्म की रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। और अगर कंट्रोल वाली ट्यूब में चूंकि हमने वहाँ पे सिर्फ सस्पेंशन और कूम सिरप डाला था, तो अगर वहाँ हो रही है तो इट मीन हमारा टेस्ट का प्रोसीजर गलत है, या कूम सिरप में फॉल्स एग्लूटिनेशन हो रही है, लिहाजा हम उसको वहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद एल्ब्यूमिन वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर भी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो हमने कूम्स टेस्ट लगा रखा है उसके अंदर भी सस्पेंशन है, और उसके अंदर हमने कूम सीरम डाला है और पेशेंट का सीरम डाला है। जबकि रेफ्रिजरेटर वाली और रूम टेम्परेचर वाली जो दोनों टेस्ट ट्यूब हैं उसमें हमने बोवाइन एल्ब्यूमिन भी डाल रखी है, उसमें हमने सेल वॉल सस्पेंशन भी डाल रखा है, उसमें हमने कूम सीरम भी डाल रखा है, और उसमें पेशेंट का सीरम भी डाल रखा है जी। अब इसको हम यहाँ से कंफर्म करने के लिए मैंने इसको स्लाइड के ऊपर लगाया है, और यहाँ पे इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि क्या इसमें एग्लूटिनेशन तो नहीं हो रही है। ठीक है जी। तो अगर आरटी वाली रूम टेम्परेचर वाली ट्यूब के अंदर एग्लूटिनेशन हो रही है तो उसको हम कहेंगे कि हार्ट एंटीबॉडीज यहाँ पे एक्टिव हैं, जबकि रेफ्रिजरेटर वाली में अगर एफ वाली में हो रहा है तो हम कहेंगे यहाँ पे कोल्ड एंटीबॉडीज जो हैं वो रिएक्ट कर रही हैं, जबकि अगर कूम्स में या बोवाइन एल्ब्यूमिन में या कंट्रोल में अगर एग्लूटिनेशन आ रही है तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये टेस्ट हमने प्रोसीजर गलत किया है जी। ऑलरेडी हम पेशेंट का और डोनर का ब्लड ग्रुप भी करेंगे। उसके बाद यहाँ डोनर की मजीद सक्रेशन के लिए आपको बता दें, यहाँ पे जो टेस्ट ब्लड बॉर्न डिजीज हैं और जो ब्लड की वजह से फैल सकते हैं उन तमाम टेस्ट वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, ताकि वहाँ से किसी को डोनर पेशेंट को वहाँ से वो ट्रांसमिट ना हो। जैसे हेपेटाइटिस बी, सी, HIV है, मलेरिया पैरासाइट है, VDRL-C+ वगैरह है, तो वो सारे हम करेंगे जी। अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि ये पेशेंट का सीरम है और डोनर का सीरम है और पेशेंट के RBCs हैं यहाँ पे, और इसको हम ये माइनर क्रॉस मैच के तौर पे इसको भी आपको परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे इस डोनर के जो सीरम है उसके अंदर RB सेल वॉल सस्पेंशन बना के तो डोनर के RBCs को मैंने पेशेंट के RBCs को सेल वॉश करके शामिल किया। तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं किसी किस्म की एग्लूटिनेशन नहीं है, इसको हम कहेंगे कि ये कंपैटिबल है जी। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। ये देखिए क्रॉस मैच कंपैटिबल होने पर हम इसको डोनर से ब्लड को ब्लीड करेंगे और फिर उसके बाद पेशेंट को हम डोनेट कर देंगे और ट्रांसफ्यूज कर देंगे। कूम्स के हवाले से आपको बता दें 1945 में डॉक्टर कूम ने इंसान का ब्लड ग्रुप जिसका O पॉजिटिव था उसने रैबिट को उसका ब्लड लगाया, और चंद दिन बाद जब रैबिट का ब्लड वहाँ से लिया तो उसमें सीरम अमीनोग्लोबुलिन वहाँ पे मौजूद थी, और इसने इसको एंटी अमीनोग्लोबुलिन सीरम नाम रखा, और जिसे कूम सीरम भी कहते हैं। इससे जो रीशेस एंटीबॉडीज़ हैं वो डिटेक्ट की जाती हैं, और रीशेस एंटीबॉडी जो है इनकम्प्लीट हों या कंप्लीट हों वो भी मालूम की जा सकती हैं। अमीनोग्लोबुलिन गैमा ग्लोबुलिन से बनी हुई होती है। ठीक है जी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कूम्स टेस्ट के बारे में तफसीलन वीडियो बनाएंगे। तब तक आपका वीडियो मुकम्मल देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।